सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी पाठ्यपुस्तक कृतिका के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय के विषय में जानते हैं। लेखक परिचय। नई कहानी के प्रणेता कमलेश्वर जी का जन्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी सन 1932 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ समय तक शिक्षण कार्य किया। तत्पश्चात फिल्मी कहानियों एवं टीवी सीरियल भी लिखते रहे। कमलेश्वर जी ने दूरदर्शन महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर भी कार्य किया। लंबे समय तक मुंबई प्रवास में, बाद में दिल्ली आकर बस गए। सारिका नामक कहानी पत्रिका एवं नई कहानियाँ जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं के ये संपादक भी रहे। कमलेश्वर जी की कृतियाँ। कमलेश्वर जी की कृतियों में इनकी कहानी संग्रह है कस्बे का आदमी, नीली झील, मांस का दरिया, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मेरी प्रिय कहानियाँ। उपन्यास में है डाक बंगला, एक सड़क, 57 गलियाँ, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत और कितने कितने पाकिस्तान। इनका नाटक है अधूरी आवाज़ और रेगिस्तान। इनके यात्रा संस्मरण है खंडित यात्राएं। तो बच्चों, लेखक परिचय को जानने के पश्चात अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूमधाम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी। लेखक कमलेश्वर जी इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताते हैं, इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि उस समय के भारतीय सरकार की मानसिकता किस प्रकार की थी। उस समय भारत सरकार की मानसिकता को यह कहानी व्यक्त करती है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे हैं, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी परतंत्रता की मानसिकता बनी हुई थी। ब्रिटेन की ठसक इतनी थी कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर हम अपनी सभी प्रक्रियाओं को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे थे और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता था। और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए अपना नाक तक काटने को लोग तत्पर दिखाई देते थे। तो कमलेश्वर जी ने यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी लिखी है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी और अखबारों में उनकी चर्चा भी हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि महारानी के शाही दौरे के लिए तैयारियां कैसी कैसी हैं। और इंग्लैंड की महारानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था और करीब 400 पाउंड खर्च उस सूट पर आया था। तो कहने का आशय यह है
कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय जब भारत आने वाली थी तो पूरे अखबारों में पूरे भारत में सिर्फ उन्हीं के आगमन की चर्चा हो रही थी। उनके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। कठिन शब्दों के अर्थ। बेसाख्ता का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। नाजनीनों का अर्थ होता है कोमलांगी। लाट का अर्थ होता है खंभा या मूर्ति। लेखक कमलेश्वर जी बताते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान और स्वागत की पूरी तैयारियां हिंदुस्तान में हो रही थी। सब कुछ उन्हीं के अनुसार चल रहा था। लेकिन अगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं था तो वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली बिल्कुल सज संवर रही थी, वहाँ की सड़कें चौड़ी हो रही थी, सड़कों को सुंदर बनाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अगर हिंदुस्तान आए और जॉर्ज पंचम की लाट से नाक गायब हो, यह सबके लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय था। इसलिए सब लोग जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के शंकित थे। अब जब महारानी को हिंदुस्तान आना है, यह खबर सबको मालूम चल गया, तो सब ने भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई। देश के जितने भी खैर ख्वाह थे, देश के जितने भी भलाई चाहने वाले थे, उन लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और यह मामला पेश किया गया कि अब क्या किया जाए, ऐसा क्या कार्य किया जाए कि उस लाट पर जॉर्ज पंचम की नाक को बैठा दिया जाए, लगा दिया जाए। लोगों ने यह सोचा कि अगर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हिंदुस्तान आएंगी और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं रहेगी तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यह हमारे देश की गुलामी को दर्शाता है, गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर।
कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। लेखक कमलेश्वर जी आगे कहते हैं कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए उच्च स्तर पर मीटिंग हुई, मशवरे हुए। लोगों ने अपने दिमाग लगाया और यह तय किया कि लाट पर नाक का होना बहुत ज़रूरी है। और जब यह तय हो गया तो उन्होंने उन सब ने, जितने भी लोग उस समिति में थे, उन सब ने एक मूर्तिकार को हुक्म दिया कि वह फ़ौरन दिल्ली में आए। और मूर्तिकार कलाकार था और पैसे से भी लाचार था। कुछ पैसे के लालच में वह तुरंत दिल्ली आता है और हुक्कामों के चेहरे जब वह देखता है तो सबके चेहरे पे अजीब सी परेशानी छाई हुई थी। सब उदास थे। उनकी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए और उसने आवाज़ दी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आया और तभी किसी ने आवाज़ दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम करना है कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी और इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तभी मैं उस लाट के अनुसार नाक लगा पाऊँगा। अब सभी ने एक दूसरे की तरफ ताका, देखा, एक दूसरे से नज़रें मिलाईं और कहा कि यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन कुल मिलाकर के यह मामला शांत हुआ और एक क्लर्क को फ़ोन किया गया पुरातत्व विभाग में। यह पता करने की कोशिश की गई कि यह लाट जो है वह किस पत्थर की बनी हुई है। क्लर्क ने बहुत छानबीन की। बहुत छानबीन करने के पश्चात उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और वह क्लर्क इन लोगों के पास आकर कहता है कि सर, मुझे क्षमा करिए, लेकिन फ़ाइलों में कुछ भी नहीं मिला है। फ़ाइलों से यह नहीं जानकारी मिल सकी है कि यह लाट किस पत्थर की है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक ख़ास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा।
सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। कठिन शब्दों के अर्थ। दारोमदार का अर्थ है किसी कार्य के होने या ना होने की पूरी जिम्मेदारी, अर्थात कार्यभार। लेखक कमलेश्वर जी आगे कहते हैं कि सभी कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसे यह जिम्मेदारी दे दी गई कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब फिर से मूर्तिकार को बुलाया गया और उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो आप परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट बनी है। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। उन्हें लगा कि उनकी इस समस्या का समाधान अब हो जाएगा। और सभापति चलते चलते बड़े गर्व से कहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ खोज करने की, और खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अब सभापति जी का यह छोटा सा भाषण उस दिन के अखबारों के पृष्ठों पर छप गया। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया। लेकिन बहुत उसने परिश्रम किया, बहुत ढूंढा, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, लेकिन उसे उस किस्म का पत्थर नहीं मिला। और वह आकर कहता है कि मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे वह पत्थर नहीं मिला है। यह पत्थर कोई विदेशी पत्थर है। अब सभापति भी तैश में आ गए और कहे, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेश की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अर्थात सभापति जी थोड़ा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि आपके अक्ल को क्या हो गया है, हम तो विदेशों की सारी चीज़ें अपना रहे हैं, विदेशी सभ्यता और संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत खेद की बात है कि हम जो है विदेशों की सारी सभ्यता और संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, सब कुछ। लेकिन जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो यह पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अर्थात अपने देश की महानता का बखान, अपने देश की महानता का वर्णन सभापति महोदय जी करते हैं। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है और वह कहता है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात बाहर ना पहुँचे, अर्थात अखबार वालों तक ना पहुँचे। तो सभापति की भी आंखों में चमक आ जाती है और चपरासी को यह हुक्म होता है कि कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। जब कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है तब मूर्तिकार कहता है कि देश में अपने नेताओं की भी मूर्तियाँ हैं, अगर आपकी इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसकी नाक उतार लिया जाए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। और सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार देश दौरे पर फिर से निकल पड़ता है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप लेकर वह दिल्ली से बम्बई गया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, छत्रपति शिवाजी महाराज, कावसी, जहांगीर, सबकी नाक उसने देखी। और वहाँ जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर की नाक उसे किसी की नहीं मिली। और तब वह गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा,
सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, या सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो रानी का स्वागत करने का मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने अपनी शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी। अचकचाया का अर्थ होता है चौंक उठना या भौचक्का होना। लेखक कमलेश्वर जी कहते हैं कि मूर्तिकार फिर से देश भ्रमण पर निकलता है और बहुत महान पुरुषों, बहुत महान क्रांतिकारियों, भारत माँ के वीर सपूतों की नाक को वह टटोलता है, लेकिन सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी रहती है। अर्थात किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं बैठा पाती है। और तब वह थक हार कर बिहार, उत्तर प्रदेश से होता हुआ, पश्चिम बंगाल से होता हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी उसने देखा। नाबजो की ओर, बिहार की ओर चला, बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इन सब की लाटों के पास गया और घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। और मद्रास में वह सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और वहां लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का भी सामना हुआ। लेकिन हर क्रांतिकारी की, हर भारत माँ के वीर सपूत की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। कहने का आशय यह है कि हमारे भारत माँ के जितने भी क्रांतिकारी वीर सपूत थे वह सब हर चीज़ में जॉर्ज पंचम से बड़े थे। सबकी नाक, नाक का अर्थ होता है इज्जत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा। और यहाँ लेखक के कहने का यही आशय है कि हमारे देश के सभी महापुरुषों का पद प्रतिष्ठा, उनके कार्य, अर्थात उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। इन महान क्रांतिकारियों के नाक के आगे जॉर्ज पंचम की नाक बहुत छोटी थी। और मूर्तिकार को जब किसी भी क्रांतिकारी, किसी भी देश प्रेमी की नाक का नाप नहीं मिलता है तो वह वापस आता है और कहता है कि मैंने हिंदुस्तान की पूरी परिक्रमा कर डाली, पूरे हिंदुस्तान को छान मारा, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर की नाक किसी की नहीं मिली। अर्थात हर किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यह सुनकर सब लोग हताश हो जाते हैं। तब मूर्तिकार ढांढस बंधाते हुए कहता है कि सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर मैं वहां भी पहुंचा, लेकिन उन बच्चों की भी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं बैठ रही हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के छोटे छोटे बच्चों की नाकों के बराबर भी, छोटे छोटे बच्चों के नाक के बराबर भी जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। अर्थात जो इज्जत, जो मान सम्मान, जो पद प्रतिष्ठा हमारे देश में इन छोटे छोटे बच्चों की थी, वह भी पद प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह एक विदेशी थे।
और फिर मूर्तिकार अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि मुझे किसी का भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नहीं मिलता है। कमलेश्वर जी आगे कहते हैं कि राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था। अगर कुछ नहीं था तो वह थी उनकी नाक। उनकी मूर्ति पे वह नाक ही नहीं थी। यह सब बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो रानी का स्वागत का क्या मतलब, अर्थात रानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अगर भारत आ रही हैं तो जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक का होना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें हम सब को शर्मिंदा होना पड़ेगा, अर्थात यह हमारे नाक कटाने वाली बात होगी। लेकिन मूर्तिकार बेचारा पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार वह नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आता है। अचानक उसके दिमाग में एक विचित्र ख्याल आता है और वह कहता है कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर से बंद किए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। अर्थात मूर्तिकार ने कहा, मूर्तिकार बेचारा पैसे से लाचार था लेकिन हार मानने वाला नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह कमरे में बैठी कमेटी के सामने कहता है कि चूँकि नाक लगना तो एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी यही राय है कि 40 करोड़ की ये जो जनता है, इसी 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अर्थात यह बहुत बड़ी बात कह देता है। उसकी इस बात से सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और कुछ मिनट की खामोशी के बाद सभापति महोदय कहते हैं, अपनी मौन सहमति देते हैं और मूर्तिकार कहता है कि आप लोग मत घबराइए, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए, सिर्फ आदेश दीजिए कि हाँ यह काम तुम कर दो। बस नाक को चुनना मेरा कार्य है। कुछ देर कौनाफूसी होती है और फिर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी जाती है कि ठीक है, आप कैसे भी करके चाहे जिंदा नाक लगाइए, चाहे इस लाट का पत्थर खोजकर पत्थर की नाक लगाइए, चाहे जिस प्रकार की नाक लगाइए, लेकिन जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगना आवश्यक है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वाले से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। लेखक कमलेश्वर जी आगे कहते हैं कि अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। सिर्फ यही समाचार हर अखबार में थे। और लेकिन नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाया गया, उसे साफ किया गया, उसकी गंदगी निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए।
और इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही थी। रानी के आने का दिन भी नज़दीक आ रहा था और मूर्तिकार खुद अपने बताए हुए हल से परेशान था कि अब वह क्या करे। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, अर्थात जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आएंगी तो उस समय जॉर्ज पंचम की लाट पे नाक होना ही चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने यह खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की लग ही नहीं रही है। और उस दिन अखबारों में एक बात ये गौर करने वाली थी कि कहीं भी देश में कोई भी उद्घाटन की खबर अखबार वालों ने नहीं छापी। ना किसी का अभिनंदन हुआ, ना स्वागत हुआ, ना कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत आई, ना किसी का ताज़ा चित्र छपा। उस दिन सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन अखबार में कोई भी किसी का भी समाचार नहीं छपा था। कहने का आशय यह है कि जॉर्ज पंचम की तुलना देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों से कभी नहीं किया जा सकता और यहाँ के छोटे बच्चों के स्वाभिमान से भी नहीं किया जा सकता, जो महज सिर्फ एक अत्याचारी के रूप में सबके मानस पटल पर अंकित हैं। उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक पिट की गई थी और यह कुकृत्य भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। लिहाजा लाट पर जिंदा नाक लगाने से अखबार वाले शर्मिंदा थे। आखिर वह जिंदा नाक इसी 40 करोड़ हिंदुस्तानियों में से ही किसी एक का था। यह बहुत घिनौना कुकृत्य किया गया था मूर्तिकार के द्वारा, लेकिन मूर्तिकार के माध्यम से उस समय हमारे देश के सभी नेताओं के ऊपर भी यह कटाक्ष किया गया है कि हमारे देश के सभी नेता अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी परतंत्रता की मानसिकता बनी हुई है। अखबार वालों ने उस दिन कोई भी अभिनंदन की खबर नहीं छापी। जॉर्ज पंचम की खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित किया गया। अखबार वाले जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक जो लगाई गई थी, इस कुकृत्य से वे सब भी शर्मिंदा थे और इसलिए उस दिन तमाम अखबार खाली पड़े हुए थे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के माध्यम से कमलेश्वर जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि यह उस समय के भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त करता है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे हैं, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी परतंत्रता की मानसिकता बनी हुई थी। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर हम अपनी सभी प्रक्रियाओं को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए हम अपनों तक का नाक काटने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। यह उस समय कि हमारी संकुचित मानसिकता पर व्यंग्य करती है। तो इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त होता है और इस वीडियो के माध्यम से आप सब जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।